क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, ध्यान से देखेंगे, एक एक लाइन को ध्यान से पढ़ना है और समझना है। अ सैंपल ऑफ अ सैचुरेटेड सैंड, इसने एक शब्द यूज कर लिया यहां पे सैचुरेटेड, मतलब उसने बाय डिफॉल्ट बता दिया है कि ये जो सॉइल है ये फुल्ली सैचुरेटेड है। मैंने आपसे पहले भी बोला था, जरूरी नहीं कि हमेशा फुल्ली सैचुरेट बोले, अगर सिर्फ सैचुरेट भी बोल दे रहा है इसका मतलब वो फुल्ली सैचुरेट ही है। तो आपको ये दे रखा है कि भैया ये सॉइल फुल्ली सैचुरेटेड है। हैज अ ड्राई यूनिट वेट ऑफ 18 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। गामा डी दे रखा है इस सॉइल का, एंड अ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ 2.7। क्योंकि स्पेसिफिक ग्रेविटी के आगे और पीछे कुछ नहीं लिखा हुआ है, मतलब ये स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड्स है। तो जी की वैल्यू दे रखी है 2.7। और देखिए क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए उन्होंने आपके साथ एक अच्छा काम कर दिया है। उन्होंने बोला कि पानी का यूनिट वेट आप 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब ले लीजिए, जो कि होता 9.81 है। लेकिन कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए याद करिएगा, पिछले लेक्चर में मैंने आपसे यह बात बोली थी कि कई बार सवालों में वो स्पेशली लिख के दे देता है कि गामा डब्ल्यू को आप 10 ले लो। तो उन्होंने क्योंकि बोल रखा है तो मैं गामा डब्ल्यू को 10 ले लूंगा। पूछा क्या है आपसे, पूछा है इस सॉइल का वॉइड रेशो बता दो मुझे। इस सॉइल का वॉइड रेशो पूछा है आपसे। तो अगर आप इस सवाल को थोड़ा सा एनालाइज करें तो आप ये पाएंगे कि सर इसमें कुछ डेटा तो मेरे काम के ही नहीं है। जैसे इस डिग्री ऑफ सैचुरेशन का मुझे कोई काम नहीं आएगा, क्योंकि मुझसे वॉइड रेशो पूछा है ना, और वॉइड रेशो के लिए मैंने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है, गामा डी इज इक्वल टू जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई। गामा डी सवाल में दे रखा है, जी सवाल में दे रखा है, गामा डब्ल्यू सवाल में दे रखा है, तो ई तो मैं डायरेक्टली निकाल लूंगा ना। इस डिग्री ऑफ सैचुरेशन का क्या ही मतलब है, ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है आपको। पुटअप कर दो वैल्यूज। तो गामा डी की जगह पे मैंने डाला 18, दिया हुआ है 18 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, इज इक्वल टू जी की जगह पे डाला 2.7, गामा डब्ल्यू बोल रहा है 10 ले लीजिएगा, तो 10 ले लिया अपॉन 1 प्लस ई। क्लियर बात? इसको सॉल्व करें, कोशिश करें। देखिए एक चीज मैं और आपसे बोल रहा हूं, कोशिश करें कि कैलकुलेटर का यूज कम से कम हो, चाहे वो वर्चुअल हो चाहे फिजिकल कैलकुलेटर हो। तो अगर ये क्वेश्चन मैं बिना कैलकुलेटर के सॉल्व करने की कोशिश करूं तो जरा देखते हैं क्या बिना कैलकुलेटर के सॉल्व होगा। देखिएगा ये बना आपके पास 18, 2.7 इंटू 10 हो गया 27 अपॉन 1 प्लस ई। तो यहां से 1 प्लस ई की वैल्यू आ गई 27 अपॉन 18। 3 का टेबल आता है मुझे, 9 का टेबल भी आता है, तो 9 के टेबल से इसको मैं लिख सकता हूं 3/2। तो 1 प्लस ई इज इक्वल टू 3/2। 3/2 मतलब 1.5। बोलो, तो आ गया कि नहीं आंसर? तो गामा डी, सॉरी, तो 1 प्लस ई इज इक्वल टू 1.5, तो ई विल बी इक्वल टू 1.5 माइनस 1, दैट इज 0.5। ये आ गया मेरा आंसर, दैट इज ए ऑप्शन। बिना कैलकुलेटर के हो रहा है ना, तो अगर कोई चीज बिना कैलकुलेटर के हो रही है तो क्यों यूज करें हम, थोड़ा सा इसको भी चलाएं। आदत में रहेगा ना कैलकुलेशन, छोटे छोटे कैलकुलेशंस अगर आप खुद से कर पाएं तो कैलकुलेटर के ऊपर में आपकी जो डिपेंडेबिलिटी है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी और बहुत फायदा मिलेगा इन सब चीजों का आगे आपको। तो यहां से मुझे मेरी सॉइल का वॉइड रेशो आ गया, मुझसे वॉइड रेशो पूछा था, निकाल दिया मैंने, मेरी सॉइल का वॉइड रेशो आ गया 0.5। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? आई होप कि ये बातें क्लियर हो रही हैं सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्या बोल रहा है भैया क्वेश्चन नंबर 4 में? क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है अ सॉइल सैंपल हैविंग अ वॉइड रेशो ऑफ 1.3। जो दे रखा है लिखते चलो, वॉइड रेशो बोल रहा है 1.3 के बराबर। वॉइड रेशो 1 से बड़ा हो सकता था, याद करिए, और यहां पे सवाल में भी दिख रहा है कि भैया वॉइड रेशो तो 1 से बड़ा हो सकता है, मैंने आपको बताया भी था।
वाटर कंटेंट 50%, बोले तो 0.5। परसेंटेज में कोई भी वैल्यू दिखे फटाक से उसको न्यूमेरिकल वैल्यू में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि किसी भी फॉर्मूले में कोई भी वैल्यू परसेंटेज में नहीं डालनी है। A soil sample having a void ratio of 1.3, water content of 50% and specific gravity of 2.6 is in a state of, ये सॉइल जो है जिसका void ratio 1.3 है, वाटर कंटेंट 0.5 है, स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.6 है, ये सॉइल किस कंडीशन में है? पार्शियली सैचुरेटेड है, फुल्ली सैचुरेटेड है, ओवर सैचुरेटेड है या फिर अंडर सैचुरेटेड है। मतलब डिग्री ऑफ सैचुरेशन के बारे में कुछ पूछ रहा है वो। तो क्यों ना मैं ये बोल दूं कि मुझे यहां पर डिग्री ऑफ सैचुरेशन की वैल्यू अगर पता चल जाए तो मैं बता सकता हूं कि मेरी सॉइल इनमें से किस कंडीशन में एग्जिस्ट कर रही है। अगर मेरे पास E, W और G की वैल्यू है तो एक फॉर्मूला मैंने डिराइव किया था, ES बराबर W इंटू G के। E की जगह पे डाला 1.3, S नहीं पता है मुझे, W की जगह पे डाला 0.5 और G की जगह पे डाला 2.6। तो यहां से मुझे एक चीज मिली, S इज इक्वल टू 0.5 इंटू 2.6 1.3 हो जाता है और ये 1.3 यहां चला गया, तो S की वैल्यू मुझे मिल गई 1 के बराबर। और S की वैल्यू 1 है तो मैं साफ साफ जानता हूं कि सॉइल कैसी होगी। कैसी होगी भैया? सॉइल आपकी फुल्ली सैचुरेटेड हो जाएगी। भाई S बराबर 1, इसका मतलब सॉइल के अंदर के सारे वॉइड्स पानी से भरे हुए हैं, और सारे वॉइड्स पानी से भरे हुए हैं, इसका मतलब सॉइल कैसी कंडीशन में होगी? फुल्ली सैचुरेटेड कंडीशन में होगी। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, दैट इज द सॉइल इज इन अ फुल्ली सैचुरेटेड स्टेट। आई होप कि बात क्लियर हो गई होगी। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्या दे रखा है जरा देखें, बहुत ही आसान सवाल। द पोरोसिटी ऑफ द सैंपल हैविंग इट्स वॉइड रेशियो इक्वल टू यूनिटी, यूनिटी बोले तो 1 होता है। तो आपसे बोल रहा है कि भैया पोरोसिटी की वैल्यू बता दो अगर इस सॉइल का वॉइड रेशियो 1 है। मेरे ख्याल से इससे आसान सवाल नहीं हो सकता। The porosity of the soil sample having its void ratio equal to unity will be, ठीक है, n बराबर मैंने पढ़ा हुआ है E अपॉन 1 प्लस E। E की वैल्यू दे रखी है 1 अपॉन 1 प्लस 1, तो n कितना आ गया भैया? 1 अपॉन 2 मतलब 0.5, और 0.5 बोले तो 50%। आंसर बी ऑप्शन। The porosity of the sample will be equal to 50%। आ रही भैया बात समझ में? देखिए बहुत ही सिंपल, हालांकि गेट वाले इस टाइप के सवाल पूछ चुके हैं पहले भी। एक एक नंबर में गेट वाले इस टाइप के सवाल पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सर ये तो बहुत आसान सवाल है, ये थोड़ी पूछेगा गेट वाला। पूछ सकता है, पूछा भी गया है। तो इसलिए किसी भी चीज को हल्के में मत लीजिएगा, है ना। चलिए, ये हुआ मेरा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। इन अ वेट सॉइल मास, गीली मिट्टी है, एयर ऑक्यूपाइज 1/4 ऑफ इट्स वॉल्यूम एंड वाटर ऑक्यूपाइज 1/2 ऑफ इट्स वॉल्यूम। थोड़ा सा अच्छा सवाल लग रहा है, जरा सॉइल बना ही लेते हैं। अब एक बार सॉइल बना लेते हैं तो समझ में तो आए क्या बोल रहा है वो। ये सॉइल है मेरे पास, क्या बोल रहा है वो इस सॉइल में, जरा देखेंगे। इन अ वेट सॉइल मास एयर ऑक्यूपाइज 1/4 ऑफ इट्स वॉल्यूम। ये मेरी सॉइल के अंदर की हवा थी, ये मेरे सॉइल के अंदर का पानी था, और ये मेरे सॉइल के अंदर के सॉलिड्स थे। टोटल वॉल्यूम इस सॉइल का मैं कह देता हूं, चलिए V है। मान लिया V है। अब जरा सवाल को पढ़ें। जो एयर है इस सॉइल के अंदर में, वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है? 1/4 ऑफ इट्स वॉल्यूम। जितना वॉल्यूम सॉइल का था उसका 1/4 हवा ने ले रखा है।
क्या मैं बोल सकता हूं एयर का वॉल्यूम V/4 हो जाएगा। साफ साफ लिखा हुआ है एयर ऑक्यूपाइज 1/4 ऑफ इट्स वॉल्यूम। तो जो टोटल वॉल्यूम है सॉइल का उसका 1/4 एयर ने ऑक्यूपाई कर रखा है। एंड वाटर ऑक्यूपाइज 1/2 ऑफ इट्स वॉल्यूम। तो वाटर का जो वॉल्यूम हो जाएगा वो 1/2 मतलब V/2 हो जाएगा। ठीक है, पूछ रहा है वॉइड रेशो कितना होगा इस सॉइल का। इस सॉइल का वॉइड रेशो कितना होगा। तो मैंने एक चीज पढ़ी हुई थी कि सर ये जो वॉइड रेशो होता है, वॉइड रेशो होता है वॉल्यूम ऑफ द वॉइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड्स। ऐसा करके कुछ पढ़ा हुआ था हमने। अब सवाल उठता है कि ये वॉल्यूम ऑफ द वॉइड्स कितना होगा सर। तो हमने कहा कि यार ये वॉल्यूम ऑफ द वॉइड्स जो होता है वो तो वॉल्यूम ऑफ द एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ द वाटर के बराबर होता है। मुझे वॉल्यूम ऑफ द एयर और वॉल्यूम ऑफ द वाटर दिया हुआ है, तो इसको क्या मैं लिख सकता हूं V/4 प्लस V/2। VA की वैल्यू V/4 है और VW की वैल्यू V/2 है। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे, कैलकुलेटर का यूज जहां तक हो सके मिनिमाइज करिए। V/4 मतलब 0.25V, V/2 मतलब 0.5V। तो क्या ये 0.75V हो गया। कैलकुलेटर का यूज नहीं किया हमने, ये VV आ गया। लेकिन इससे मेरा पर्पस सॉल्व नहीं हुआ अभी, क्योंकि मुझे तो वॉइड रेशो निकालना था। अब ये VS नहीं है मेरे पास, लेकिन मुझे एक चीज पता है। आप बोलोगे क्या पता है। तो मुझे एक चीज पता है कि जो टोटल वॉल्यूम होता है वो हवा प्लस पानी का वॉल्यूम प्लस सॉलिड्स का वॉल्यूम होता है। तो टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू VV की जगह पे मैं 0.75V लिख सकता हूं प्लस VS कर सकता हूं। तो यहां से मेरे पास VS की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 0.25V। बोलते चलो अब क्या बचा, अब तो खत्म कहानी भाई। वॉइड रेशो वॉल्यूम ऑफ द वॉइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड्स। वॉल्यूम ऑफ द वॉइड्स में निकाल चुका हूं, दैट इज 0.75V। वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड्स निकाल चुका हूं 0.25V। V से V कैंसिल हो जाएगा, 75/25 दैट इज 3। तो मेरी सॉइल का जो वॉइड रेशो आया वो किसके बराबर आ गया भैया, 3 के बराबर आ गया। बोले भैया आई बात समझ में कि कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व। इज इट क्लियर टू एवरीवन। तो यहां से आपका वॉइड रेशो कितना आ गया, 3 के बराबर। द वॉइड रेशो ऑफ दिस गिवन सॉइल इज इक्वल टू 3। बहुत सिंपल सा सवाल। चलिए अगले सवाल पे आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या पूछा है। द वैल्यू ऑफ पोरोसिटी ऑफ अ सॉइल सैंपल, क्वेश्चन नंबर 7। द वैल्यू ऑफ पोरोसिटी पूछ रहा है, लिखते चलते हैं क्या पूछ रहा है। पोरोसिटी ऑफ द सैंपल इन विच द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉइल ग्रेन्स, ग्रेन मतलब पार्टिकल्स। ग्रेन यहां पे जो लिखा हुआ है ना, अंग्रेजी भाषा में इस ग्रेन को पार्टिकल भी कहते हैं। तो आपको सॉइल की पोरोसिटी बतानी है। बोल रहा है सॉइल पार्टिकल का वॉल्यूम जो है वो वॉइड्स के वॉल्यूम से दुगना है। एक छोटी सी सॉइल बना लेते हैं। चीजों को जितना ज्यादा सिंप्लीफाइड तरीके से समझने की कोशिश करेंगे उतना आसान हो जाएगा आपके लिए। ये मेरे पास एक सॉइल है, ठीक है भैया। ये रहे सॉलिड्स, जिसको अंग्रेजी भाषा में ग्रेन्स भी कह सकते हैं, पार्टिकल्स भी कह सकते हैं, है ना। तो ये रहे सॉलिड्स और ये रहा हवा प्लस पानी, जिसको मैंने बोला वॉइड्स। हवा प्लस पानी को ही तो वॉइड्स बोला था, बोल दिया यहां पर दोबारा। तो द वॉल्यूम ऑफ द सॉइल ग्रेन्स इज इक्वल टू ट्वाइस द वॉल्यूम ऑफ द वॉइड्स। ठीक है भैया, वॉल्यूम ऑफ द वॉइड्स VV,
वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड्स Vs होता है, ऐसा पढ़ा था हमने। इन दोनों के बीच में एक रिश्ता दे रखा है, क्या? द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड्स इज 2 times द वॉल्यूम ऑफ द वॉइड्स, ऐसा लिखा हुआ है कुछ। बोलो भैया, क्या मैं बोल सकता हूं एक बात? टोटल वॉल्यूम होता है Vv प्लस Vs, तो इसको क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, Vv प्लस Vs की जगह पे 2Vv लिख दूं? बोलते चलेंगे? कहने का मतलब हुआ V की वैल्यू आ गई Vv प्लस 2Vv दैट इज 3Vv। मुझसे पूछा क्या गया है? पोरोसिटी, और पोरोसिटी नामक चीज को मैंने बोला था Vv अपॉन V। Vv को Vv ही रहने दीजिए, क्या मैं इस V की जगह पे 3Vv लिख दूं? Vv से Vv कैंसल हो जाएगा, 1/3 दैट मीन्स 0.33 दैट इज 33%, 33.3333 मतलब डी ऑप्शन। बोलो भैया, आई बात समझ में? सॉलिड्स का वॉल्यूम वॉइड्स के वॉल्यूम से दुगना है, ऐसा सवाल में दे रखा था, तो मैंने सॉलिड्स के वॉल्यूम को वॉइड्स के वॉल्यूम से दुगना कर दिया, टोटल वॉल्यूम निकाल लिया और पोरोसिटी का फॉर्मूला रख दिया। आ गया आंसर 33, मतलब ये आएगा 0.33333, तो 33.33%। जितने 3 लगाना हो लगा देना, ठीक है भैया? आई कि नहीं बात समझ में? बहुत ही बेसिक लेवल के सवाल थे, जिसमें हमको सिर्फ और सिर्फ, देखिए कभी भी कोई सा भी क्वेश्चन हो, किसी भी सब्जेक्ट का सवाल हो, सवाल को पढ़िए और सवाल में जो डेटा दे रखे हैं उस डेटा को जरा एक खुद से लिख लीजिए, क्या क्या दे रखा है, क्या क्या पूछा गया है। आधी लड़ाई तो वहीं जीत जाओगे। और जब यह डेटा आपके पास लिखा मिल गया, फिर इसके साथ खेलना चालू कर दीजिए। खेलते तो बनता है, खेलिएगा, आंसर निकाल लीजिएगा। बोलो भाई, यहां तक की बातें क्लियर? बहुत ही बेसिक लेवल के सवाल थे, और सिर्फ इन सवालों के थ्रू हमने अभी तक जो बातें पढ़ रखी हैं सॉइल में, जो कंसेप्ट पढ़ रखे हैं सॉइल में, उनको अप्लाई करने की कोशिश कर रहे थे। ऐसा नहीं है कि अब सवाल खत्म हो गए और सवाल नहीं होंगे, इतने सारे सवाल करेंगे कि ये सारी बातें आपके दिमाग में परमानेंटली बैठ जाएं, तब तक करते रहेंगे। तो शुरुआत हुई है, और इस शुरुआत को आगे बढ़ाते हुए सवालों को करते रहेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में जब हम लोग मिलेंगे, तो इसी के आगे कुछ और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। धीमे धीमे लेवल भी बढ़ाएंगे, लेकिन एकदम से नहीं बढ़ाएंगे लेवल को। अभी तो और थोड़े से फॉर्मूला बेस्ड बेसिक लेवल के सवाल कुछ और करेंगे, फिर थोड़ा सा एक सीढ़ी ऊपर बढ़ेंगे, थोड़े से अच्छे लेवल के सवाल, फिर और अच्छे, और फिर बहुत अच्छे लेवल। इस तरीके से हम लेवल बाय लेवल आगे बढ़ते चलेंगे। तो अगले लेक्चर में जब हम मिलेंगे, तो इन्हीं क्वेश्चंस की सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चंस कुछ प्रैक्टिस करेंगे और कुछ नए कंसेप्ट्स को भी जानने की कोशिश करेंगे। फिर से रिपीट कर रहा हूं, हर लेक्चर में रिपीट करूंगा, प्लीज चीजों को रिवाइज करते रहिएगा। अगर आपने चीजों को पेंडिंग रखा तो आगे दिक्कत आ सकती है, इसलिए जैसे जैसे लेक्चर्स होते जा रहे हैं, आप उसको तुरंत के तुरंत पढ़ते चलें, आगे के लिए बहुत फायदा रहेगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए यहीं पर रोकेंगे। अगले लेक्चर में इसी के आगे कुछ न्यूमेरिकल्स के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक प्लीज पढ़िए अच्छे से, टेंशन ना लेते हुए पढ़ना है, दिमाग पे इस पे लोड नहीं लाना है, एकदम फ्री माइंड से होके पढ़ेंगे। जितना बने, जितनी देर आप कंसंट्रेट करके बैठ सकते हैं उतनी देर बैठिए। जरूरी नहीं है कि 5 घंटा बैठना तो 5 घंटा चिपक के बैठ जाए कुर्सी पे, नहीं करना ऐसा। 1 घंटा 1.5 घंटे की सिटिंग करिए, 1-1.5 घंटे में जितनी चीजें पढ़ पाए उतना पढ़िए, 15-20 मिनट जाके रिफ्रेश होइए, फिर उसके बाद वापस से सेटिंग करिए। इस तरीके से करेंगे तो चीजें ज्यादा आसान होंगी। ठीक है, तो चलिए आज के लिए यहीं पे रोकते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नए न्यूमेरिकल्स के साथ मिलेंगे। तब तक फिर से प्लीज पढ़िए, है ना। चलिए, थैंक यू।